अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक ऐसा फिनोमेना है जिसकी वजह से वी एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड यू एज एंड यूजर्स और रिसिपिएंट ऑफ द एंटीबायोटिक्स दे बोथ आर एट रिस्क। हाउ? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से होता क्या है, यानी वो लोग, ये वैसे फिनोमेना क्या है और ये कैसे डेवलप हो जाता है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा इसको समझते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उस फिनोमेना को कहते हैं कि जिसमें एक एंटीबायोटिक किसी ख़ास इन्फेक्शन के लिए बनाई गई होती है, लेकिन क्योंकि हम ज़्यादा और बिला वजह और बिला ज़रूरत एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से अब वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक जो कि उस बैक्टीरिया या उस फंगस के लिए बनाई गई थी वो काम नहीं कर पाती, क्योंकि वो अपने ख़िलाफ़ उसके ख़िलाफ़ अपने पास कुछ ऐसे मैकेनिज़म्स डेवलप कर लेता है जिसकी वजह से वो एंटीबायोटिक अब यूज़फुल नहीं रहती। इससे होता क्या है, रिसर्चेस ये कहती हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जो बैक्टीरियाज़ हैं वो तकरीबन 3.8 मिलियन इन्फेक्शंस होते हैं जो कि इन रेजिस्टेंट बग्स की वजह से होते हैं। अब ये रेजिस्टेंट बग्स जब किसी एक इंसान को हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि अगर उसके लिए कोई दवा बनाई गई है तो वो दवा अब इसके ऊपर असर नहीं करेगी, उसके लिए कोई एक और नई दवा लानी पड़ेगी जो कि उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंट बग के ऊपर इफ़ेक्टिव होगी, कारआमद होगी। फॉर इंस्टेंस, अगर हम गला ख़राब हो जाता है और हम ज़्यादा एंटीबायोटिक फ़ौरन से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि भाई हमारा जो गला है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, तो इससे एक वक्ती फ़ायदा है, तो शायद हमें ये लगता है कि हम शायद एंटीबायोटिक्स के ज़रिए से ज़्यादा जल्दी रिकवर कर गए, लेकिन इसका एक लॉन्ग टर्म नुकसान हमें ये होता है कि अब ये एंटीबायोटिक क्योंकि हमने सिर्फ 2 या 3 दिन खाई होती है, तो उसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया है अब वो रेजिस्टेंट हो जाता है, फॉर इंस्टेंस अमोक्सिसिलिन से या ऑगमेंटिन से। और अब नेक्स्ट टाइम या दूसरी टाइम या तीसरी टाइम या चौथी टाइम जब हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो हमें ये ऑगमेंटिन असर नहीं करेगी, हमें कोई दूसरी दवा चाहिए होगी, इसी तरीके से कोई तीसरी दवा, इसी तरीके से कोई चौथी दवा। और अब मेडिकल साइंस इस स्टेज पर आ गई है कि खुदा न खास्ता अगर किसी को कोई ऐसा रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो गया है कि जिसकी अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है, तो जो इंसान है वो सिंपल सोर थ्रोट से मर सकता है। और ये देखा गया है कि तकरीबन 38,000 पर ईयर डेथ्स होती हैं सिर्फ इस वजह से कि हमारे पास उन रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज़ के लिए अब दवा नहीं है, हालांकि उनके लिए दवा पहले बन चुकी थी। अगर वो दवाइयाँ उसी वक्त यूज़ होती जब उनका इस्तेमाल था, ये जब उनकी ज़रूरत थी, तो ये दवाइयाँ हमारे लिए कारआमद होती। आप इनको इन दूसरे वर्ड्स में ये समझिए कि जो बैक्टीरियाज़ हम आसानी से किल कर सकते थे किसी भी एंटीबायोटिक के ज़रिए से जब उसकी ज़रूरत थी, तो अब उस ज़रूरत के बावजूद वो बैक्टीरियाज़ हम उन दवाइयों से किल नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमारे पास उन रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज़ के लिए कोई दवाई नहीं है। तो लोग डायरिया से मर जाते हैं, लोग सोर थ्रोट से मर जाते हैं, लोग छोटे से इन्फेक्शंस या कट की वजह से या एब्सेस की वजह से खुदा न खास्ता अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो ये जो हमारा रवैया है जिसमें हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी कंपेल करते हैं कि वो कोई ना कोई एंटीबायोटिक हमें दें, या हम भी एज़ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ये मैसेजेस उनके लिए भी है कि वो अपनी एंटीबायोटिक्स को होल्ड करके रखें उन चीज़ों के लिए जब उनकी ज़रूरत है। ये रेजिस्टेंस कैसे कम होगी, आइए इसके ऊपर कुछ टेक होम मैसेजेस ले लें। हमें एंटीबायोटिक उस वक्त यूज़ करनी चाहिए जबकि आपका डॉक्टर आपको ये कहे कि आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है और अब आपको एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये किसी भी वायरल इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक लेना कोई समझदारी की बात नहीं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बाइट नेम्स ये बैक्टीरियाज़ के ऊपर असर करती है, एंटी फंगस के ऊपर असर करती है। अगर हमें कोई वायरल इन्फेक्शन है तो वो एंटीबायोटिक से असर नहीं करेगा। तो अगर आप एंटीबायोटिक लें या एंटीबायोटिक ना लें, ये इन एनी वेज़ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपने एंटीबायोटिक ली और 2-3 दिन के बाद छोड़ दी तो उससे रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, और उस वक्त जब आपको उस एंटीबायोटिक की ज़रूरत होगी तब आप वो एंटीबायोटिक नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अब वो उसके लिए कारआमद नहीं है। और हो सकता है कि अब आपके पास कोई ऐसी दवा ना हो जो कि उस बैक्टीरिया को मार सके।
तो ऐसे रेजिस्टेंट बग्स उसी वक्त डेवलप होते हैं कम्युनिटी के अंदर, और जो कि बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। इवन अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर भी हो रहे हैं, और यूएस जैसी, यूके जैसी कंट्रीज़ में भी हो रहे हैं, और हमारे यहाँ भी हो रहे हैं। तो वो डाटा, ये जो अब डाटा आ रहा है जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि जी रेजिस्टेंट बग्स अब ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो खुदा न खास्ता बच्चों की जान, हमारी जान, हम सब की जान बहुत ख़तरे में है, क्योंकि हम बहुत लाउबाली तरीके से, केयरलेसली एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज़ को जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता अगर किसी इंसान को वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है तो उसके लिए दवा का इस्तेमाल और दवा का चुनाव बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और खुदा न खास्ता उसकी जान जा सकती है। तो हम अपने एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल को लिमिट रखें, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इस चीज़ पर प्रेशराइज़ ना करें कि वो बिला ज़रूरत एंटीबायोटिक्स दें, और अगर किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने आपको एंटीबायोटिक दी है तो इसका पूरा कोर्स करें, इर्रेस्पेक्टिव कि आपकी तबीयत ठीक हो गई है। कम से कम 10 से 14 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स होता है, ताकि वो पूरे तरीके से उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर सके और रेजिस्टेंस ना डेवलप कर सके। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, और एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से बचिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स के जहाँ बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, उनके कुछ नुकसानात भी हैं। तो हमें उनके नुकसानात से बचना चाहिए और उनके फ़ायदों से फ़ायदा उठाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।